बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़वी। खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वतन वापसी का हतमी फैसला कर लिया है और इम्कान यह है कि वो 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के लाहौर वाले जलसे में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पीडीएम 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में पावर शो करने की तैयारियां कर रही है, जबकि इसी जलसे में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से नवाज शरीफ को असम्बलियों से इस्तीफे पेश किए जाएंगे। तो कहने वाले ये कहते हैं कि अब दिसंबर का महीना सियासी लिहाज से इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। अपोजिशन 28 नवंबर को पेशावर में जलसे और उसके बाद 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा कर रही है। ज़राए का दावा यह है कि 13 दिसंबर को ही अपोजिशन इस्लामाबाद की तरफ मिलियन मार्च करने का इरादा रखती है। मतलब यह कि अगर लाहौर के जलसे में मिलियन अफराद की शिरकत का अंदिया दिया जा रहा है। बाखबर ज़राए ये भी कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को ज्यादा मौका फराहम नहीं करना चाहती और जनवरी फरवरी की बजाय दिसंबर से ही तहरीक शुरू करने की तजवीज़ की पुरजोर लॉबिंग की जा रही है। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में लाखों लोग आएंगे और ये उनकी वतन वापसी के लिए इंतहाई मुनासिब मौका हो सकता है। अपोजिशन असम्बली से इस्तीफे देकर आईनी बहरान पैदा करके हुकूमत को मफलूज कर सकती है और मतलूबा नताइज हासिल कर सकती है। फरवरी और मार्च तक हुकूमत को संभलने का बहुत वक्त मिल जाएगा। और खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से सीनियर लोग नवाज शरीफ की वतन वापसी की मुखालफत कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को तहरीक का मोमेंटम और हालात व वाकयात देखकर वापसी का फैसला करना चाहिए, जबकि लीगी क़यादत का एक दूसरा धड़ा वो ये कहता है कि नवाज शरीफ जब तक खुद इस पूरे अमल में जाती तौर पर शरीक नहीं होंगे और तहरीक को लीड नहीं करेंगे, ये तहरीक जोर नहीं पकड़ सकती। तो लीगी क़यादत का ख्याल ये है कि हुकूमत नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है और अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल में शिद्दत आ सकती है, जिसका फायदा भी अपोजिशन को होगा। और ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए जम्मे गफीर एयरपोर्ट पर जाएगा और गिरफ्तारी की राह में मुज़ाहमत करेगा और एयरपोर्ट से उन्हें सीधे मीनार पाकिस्तान के जलसा गाह में लाया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ है जिन पर गौर किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इख्तिलाफ राय मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफा देने के मामले पर मुकम्मल इत्तफाक रखती है और पीडीएम के जलसे में लीगी अरकान अपने इस्तीफे नवाज शरीफ को जमा कराएंगे और उसके बाद ये इस्तीफे स्पीकर को भेज दिए जाएंगे। तो नवाज शरीफ मुख्तलिफ इजलास में अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे तजावीज़ और मशवरे ले रहे हैं और उन्हें ये यकीन दिला रहे हैं कि वो किसी सूरत में इस बार पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कोई समझौता करेंगे। जो कुछ होगा वो सबके सामने रखेंगे। तो एक तरफ तो पीडीएम या अपोजिशन अपने अगले कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ खान साहब भी अपोजिशन से निबटने के लिए मुख्तलिफ बयानिए की तलाश में है। गद्दारी के फतवे और भारतीय एजेंट करार देने का जो फतवे थे वो हिकमत अमली ऑलमोस्ट बाउंस बैक कर चुकी है, यानी गद्दारी और एजेंट होने के फतवे भी किसी काम नहीं आ रहे। तो अब हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि वो अगला लाएअमल क्या इख्तियार करेगी। तो एक सूरत ये है कि हुकूमत आहनी हाथों से निपटे, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा, इस पर हनूज एक सवालिया निशान मौजूद है। तो हुकूमत का फिलहाल ये इरादा है कि वो हर फोरम पर पीडीएम का मुकाबला करेगी या अपोजिशन के नैरेटिव का यानी बयानिए का मुकाबला बयानिए से करेगी। लेकिन हुकूमत के लिए एक मुश्किल और पैदा हो गई है और वो मुश्किल जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस में 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट सामने आने से पैदा हुई है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत ने जानबूझकर जस्टिस काजी फायज ईसा को इस केस में फंसाने की कोशिश की। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा को यह भी कहा गया है इस इख्तिलाफी नोट में कि जस्टिस काजी फायज ईसा को जानबूझकर फैजाबाद धरने के फैसले पर टारगेट किया गया और उन्हें हटाने के लिए हुकूमत ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजों का बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जो आज मंजर आम पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 65 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट लिखा है
उन्होंने लिखा है कि जिस शख्स ने जज के खिलाफ एक्शन के लिए शिकायत का इंदराज किया, यानी उसका नाम वहीद डोगर था, शिकायत कुरुंदा वहीद डोगर को जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया का नाम मालूम होना और लंदन तक उनकी जायदादों तक रसाई हासिल करना हैरान कुन है। ये जज साहब कह रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी सहाफी को ये कैसे मालूम कि जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया का स्पेनिश नाम क्या है और लंदन में उसकी जायदादें कहाँ कहाँ है। तो शहजाद अकबर ने यह नहीं बताया कि वहीद डोगर को इस सब के बारे में कैसे मालूम हुआ। तो वहीद डोगर का दर्जा एक शिकायत कुरुंदा का था, एक सहाफी का नहीं। तो वफाक का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं कि सहाफी को इसका जरिया बताने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उस सहाफी ने अपनी तहकीकाती खबर किसी अखबार में शाया भी नहीं की, उसे शिकायत के लिए मालूमात फराहम की गई। तो जिस किसी ने भी वहीद डोगर को ये मालूमात दी वो इस कहानी का असल किरदार है। तो जस्टिस मंसूर ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद ये लिखा कि चेयरमैन ARU शहजाद अकबर ने अकेले जज के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया। वजीर कानून फरूक नसीम ने ARU की इंक्वायरी पर कोई एतराज नहीं किया। शहजाद अकबर की जानिब से किए गए इक़दाम से वजीर आज़म मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, लेकिन उन्होंने भी वजीर कानून और शहजाद अकबर से उनके गैर कानूनी एक्शंस पर कुछ नहीं पूछा। सदर मुमक्किन ने भी ऐसा कोई सवाल पूछे बगैर रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा है कि जायदादों का मामला FBR को भिजवाने का मतलब जजेस फैमिली मामलात पर जवाबदेह है। तो जजेस की जवाबदेही का यह तस्वर कोड ऑफ कंडक्ट के बरखिलाफ है, जिसका अदालती साख से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया की आज़ादी और अदलिया का एहतसाब दो अहम सतून है जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। फाजिल जज ने यह लिखा है कि ये दोनों सतून मिलकर अवाम का एतमाद और अदालती निज़ाम की सदाकत को कायम रखते हैं। आइन हर शहरी को हुकूमत की मुदाखलत के बगैर आज़ादी फराहम करता है। जस्टिस काजी फाइसा का खानदान भी शहरियों की तरह आज़ाद और उसे भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया और बच्चों को बुलाकर ना सुना गया ना ही उन्हें फरीक बनाया गया। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में यह भी लिखा है कि FBR को तहकीकात की हिदायत देने की कोई जरूरत नहीं थी। कौंसल किसी भी जज के मामले पर आज खुद नोटिस लेने में आजाद है। अदारों को इख्तियारात न होने पर सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म से इख्तियारात नहीं दे सकती। FBR की रिपोर्ट कौंसल के सामने जज के खिलाफ एक नई शिकायत होगी। FBR को आर्टिकल 209 के तहत सदर को अप्रोच करने का भी कोई इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत या उसके इदारे जज के कंडक्ट पर कौंसल को शिकायत नहीं कर सकते। इख्तिलाफी नोट में मजीद ये लिखा गया है कि जस्टिस काजी फाइसा का यह मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनके खिलाफ रेफरेंस कानून और हक़ाइक़ की बदनीयती पर मबनी है। उन्हें ओहदे से हटाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें दरखास्त गुजार की खुफिया निगरानी भी शामिल है। जस्टिस काजी फाइसा को जानबूझकर फैजाबाद धरने के फैसले पर टारगेट किया गया है। फैजाबाद धरना केस का फैसला इक्तदार में बैठे लोगों के लिए इख्तिलाफ का बायस बन गया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ इंतकाम और नाराजगी नजर सानी की दरखास्तों में वाज़ेह है, जिनमें फाइज ईसा पर इल्जाम लगाए गए और उन्हें हटाने की इस्तदा की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा, इंतकाम और नाराजगी की वजह से जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ बोगस कंप्लेंट को पजीराई दी गई। एसेट रिकवरी यूनिट में मुबहम दरखास्त का इंदराज किया गया। जस्टिस काजी और उनकी फैमिली की निगरानी की गई। उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से मवाद इकट्ठा किया गया, जिसे वजीर आज़म की एडवाइस के साथ सदर मुमलिकत को भेजा गया। लिहाजा शिकायत कुरुंदा की शिकायत को पजीराई देने के तमाम इकदाम कालअदम करार दिए जाते हैं। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है और सदर मुमलिकत को रेफरेंस को मंजूर करके आगे भेजने का कोई इख्तियार नहीं था। जस्टिस मकबूल बाकर ने भी 68 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में यह लिखा है कि रेफरेंस कालअदम करार दिए जाने के बाद जज के अहल खाना की जायदादों और उनके टैक्स से मुतल्लक मामलात अवामी मफाद के जुमरे में नहीं आते। FBR कवानीन के मुताबिक 2004 से लेकर 2013 तक खरीदी गई जायदादों के ज़राए आमदन से मुतल्लक मामले की तहकीकात नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फाइसा पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। उन्हें गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई।
आरटीएस सिस्टम बैठ गया या एस्टेब्लिशमेंट हाथ कर गई? अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हतमी नताइज से कबल ही इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए और कहने वाले कहते हैं कि क्या अमेरिका में पाकिस्तानी इलेक्शन की कोई तारीख दोहराई जा रही है? 2018 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो पाकिस्तान में अचानक आरटीएस सिस्टम बैठ गया था। अमेरिका में भी नताइज रोक दिए गए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार जो बाइडेन ने जब अपनी फतह का ऐलान किया तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक नमूदार हुए और उन्होंने भी आके अपनी फतह का ऐलान किया, लेकिन इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के अगले सदर के लिए इलेक्शन का मरहला मुकम्मल होने के बाद अचानक नताइज आना रुक गए, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फ्रॉड और धोखा करार दे दिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान जब कांटे का मुकाबला जारी था, अचानक जो बाइडेन ने सबकत लेना शुरू कर दी और उसके बाद रियासतों के नताइज रोक लिए गए। जो बाइडेन अचानक अवाम के सामने आए और उन्होंने अपनी फतह का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मीडिया के सामने आकर यह कहा कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन उनके मुखालफिन इंतखाबी नताइज तब्दील करने के लिए जाली वोट डलवा रहे हैं, इसलिए नताइज रोके गए हैं। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? मुबस्सिरीन के मुताबिक इलेक्शन के नताइज अमेरिका में सिविल वार का बायस बन सकते हैं। अमेरिकी सदर नताइज को तस्लीम करने से इनकार करके व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर सकते हैं, तो अमेरिकी अवाम की बड़ी तादाद जो ट्रंप की माशी पॉलिसियों से बुरी तरह नाला है, उनमें सियाफाम अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है और इस बात का खदशा है कि इलेक्शन के नताइज तस्लीम न किए जाने पर अमेरिका में हंगामे फूट सकते हैं। बाद रियासतों में हंगामा राय की इतलात आना शुरू हो गई है। बहुत से सियाफा अमरीकियों को एहतजाज और मुजाहरे करने पर गिरफ्तार भी किया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की शिकस्त की इतलात के बाद अमेरिका समेत कई ममालिक में स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह बैठ गई और कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अमेरिका में 59वें सदारती इंतखाबात के लिए वोट मुकम्मल हो जाने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है और इसमें जो बाइडेन की ट्रंप पर बरतरी बरकरार है। हालिया अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनमें कांटे का मुकाबला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडेन 236 इलेक्टोरल वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप पर सबकत लिए हुए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसियों के मुताबिक इलेक्टोरल वोट्स के एतबार से बाइडेन को बरतरी हासिल है, लेकिन अगर अवामी वोटों की बुनियाद पर देखा जाए तो बाइडेन और ट्रंप को हासिल होने वाले वोटों की तादाद में सिर्फ 1% का फर्क है। अमेरिका में मजमूई तौर पर 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिनमें से 270 या उससे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने वाला उम्मीदवार फातिहा करार पाएगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को रियासत कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉय, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, कनेक्टिकट, डेलावेयर, ओरेगन और वाशिंगटन में बरतरी हासिल है, जबकि वायोमिंग, नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का, आर्कांसास, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, अलाबामा, जनूबी कैरोलिना, मैसूरी और ओटावा में डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर चुके हैं। लेकिन किसी भी उम्मीदवार की हतमी कामयाबी के लिए स्विंग स्टेटस का किरदार बहुत अहम होगा। ये वो वोट है जो कि इलेक्शन से कबल ही कास्ट किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों से पुरजोश खिताब में यह दावा किया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन इनकी फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन मुबस्सिरीन के मुताबिक अमेरिकी सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार की फैसला कुन फतह का इंसार स्विंग स्टेटस पर है, जिनमें से बेशतर के खत्मी नताज अभी तक मौसूल नहीं हुए। ताहम एग्जिट पोल से यह पता चलता है कि 168 इलेक्टोरल वोट्स वाली इन अमेरिकी रियासतों में ट्रंप को बरतरी हासिल है,
जो अगले चंद घंटों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की फतह में बदल सकती है। गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में टर्नआउट 58% था, जबकि इस मरतबा उम्मीद ये की जा रही है कि टर्नआउट 60% के आसपास है। अगर इतनी तादाद में अमरीकी अवाम वोट देंगे तो ये मुमकिन तौर पर इस सदी में वोट देने वालों की सबसे ज्यादा शरह होगी। सदर ट्रंप या जो बाइडेन को सदारत संभालने के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। पोलिंग के मुकम्मल नतीजे जाने और उनके खत्मी सरकारी ऐलान के लिए नवा साल 14 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। किसान इत्तेहाद लाहौर में एहतजाज कर रहा है और आज एहतजाज करने वालों पर लाहौर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। किसानों का खून बहाया जा रहा है लेकिन गंदम का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। हम बाहर से 2500 रुपये मन गंदम लेने पर तैयार हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने किसान को अच्छा रेट नहीं देंगे। किसानों को मुतालबात करने पर पुलिस ने जिस बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया वो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। ठोकर न्याज बेग लाहौर में किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया, धरना दिया। पंजाब भर से किसानों ने लाहौर के खारजी रास्ते पर आकर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। बजाय इसके कि किसानों के मुतालबा सुने जाते, उनकी दादरसी की जाती, उन पर पुलिस के जरिए कल रात को क्रैकडाउन किया गया और आज सुबह उनकी लाठियों और डंडों से दोबारा तवाज़ा की गई। यानी पूरी कौम के लिए जो जमीन का सीना चीर कर खुराक पैदा करने वाले किसान हैं, उनके सर तक फाड़ दिए गए। वो बदकिस्मत किसान जो फसल उगाता है और पूरा पाकिस्तान उसे खाता है, जिसमें ये रियासत भी शामिल है, उस किसान से खान साहब ने ज़रई इनकलाब लाने का वादा किया था, मगर किसान पहले से ज्यादा बेहाल हो गया। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मन है और सनतों के लिए खान साहब ने बिजली सस्ती कर दी, मगर पंजाब के किसानों ने जब अपने लिए गंदम का रेट मुकर्रर करने का मुतालबा किया तो उनको डंडे मारे गए। तो ये कौन सी जमहूरत है? वज़ीर आज़म के तर्जमान शहबाज गिल जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि किसानों पर शरीफ फैमिली की मिलों के बाहर तशद्दुद होता था, तो इसका मतलब ये है कि आप भी यही काम करेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा करेंगे। ज़रई सनत जो पहले ही तबाह हो चुकी है, गंदम और चीनी हम बाहर से मंगा रहे हैं। इन हालात में किसानों को साथ लेकर चलने की जरूरत थी, या ये नहीं कि उनको उठा के आप हवालात में डाल दें। किसानों के मुतालबात क्या है कि गंदम 200 रुपये फी मन कर दें, गन्ना 300 रुपये फी मन कर दें, और बिजली जो कि दिन ब दिन महंगी होती जा रही है उसकी कीमतों पर नजरसानी करें। तो ये तीन मुतालबात किसानों के जायज मुतालबात हैं, इन पर बात हो सकती है, इन पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया किसानों के साथ इख्तियार किया गया वो बहुत ही बुरा था। किसान इत्तेहाद का जो धरना था, उनके शुरा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लाठियों का भी किया और डंडों का भी किया, और इससे पहले मुज़ाकरात किए गए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जिसके बाद ये कहा जा रहा, पुलिस ये कहती है कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर अटैक किया, हालांकि वो बेचारे मुतालबात के लिए आए, वो क्या अटैक करेंगे। तो पंजाब के काश्तकारों ने गन्ने और गंदम की कीमत में इजाफे के लिए लाहौर के माल रोड पर मंगल को भी धरना दिया था एक रोज पहले, और ठोकर न्याज बेग पर भी धरना दिया, लेकिन पुलिस ने रात गई उन सबको उठा लिया, किसी पे लाठी चार्ज किया और किसी को पकड़ के ले गए। तो पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि 24 घंटे से माल रोड और ठोकर न्याज बेग यानी मुल्तान रोड बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल थी, जिससे शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही थी। रोड कल खुलवाने की कोशिश की गई। तो किसान इत्तेहाद पंजाब के चेयरमैन चौधरी के मुताबिक पुलिस ने रात को भी किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई किसान जख्मी हुए। उन पर आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया। 400 से ज्यादा मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने ये बताया कि गन्ने की इमदादी कीमत जो इस वक्त 200 रुपये है, उसमें सिर्फ 50 रुपये इजाफा करने का मुतालबा किया गया था। इसके अलावा शुगर मिल आर्डिनेंस 2020 उसको खत्म करने का मुतालबा था, ताकि किसान लागत के मुताबिक गन्ना फरोख्त कर सकें। इसके अलावा ट्यूबवेल के बिजली बिल में
यानी जो ट्यूबवेलों का बिजली का रेट था उसको भी पुराने रेट पर 5 रुपए 35 पैसे फी यूनिट उसके बहाल करने का मुतालबा था। और किसानों को जाली अद्वियात बेची जा रही है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कपास की काश्त बंद हो चुकी है, मुल्क अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो किसान इत्तेहाद ये कहता है कि जनाब हुकूमत के लोग मुज़ाकरत के लिए आए और मुतालबात तस्लीम किए बगैर एहतजाज खत्म करने के लिए हम पे दबाव डाला और उसके बाद फिर हमारी जो हम पे जो है वो हमें तशद्दुद का निशाना बना। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अच्छा नहीं लगता कि किसान इस मुल्क का बड़ा अहम हिस्सा है और ये ज़रूरी मुल्क है। उनके अगर कोई मुतालबात थे और वो अगर रास्ता ब्लॉक करके बैठे थे तो उनको प्यार से हटाया जाता, साइड पर किया जाता, ट्रैफिक खुलवाई जाती। लेकिन ये डंडे मारना और ये सर फाड़ देना और लोगों को गिरफ्तार करना, ये किसी भी तरह जो है वो इसे जमहूरी रवैया नहीं कहा जा सकता। और पीटीए के सीनियर रहनुमा और मिनिस्टर फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान शाहिद के साथ। देखते हैं कि उनका मौजूद सुखन क्या है। रिलीफ कब मिलेगा? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कब सही सिमत पे आएंगी? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। ये तो नहीं ख़त्म हो सकता डिस्कशन कि ये अब इन्होंने चोरियां की हैं, इन्होंने कर्जे लिए हैं, इन्होंने एनआरओ मांगा, ये कैसे छूट जाएगा? ये सारा जो आज आपको पाकिस्तान खड़ा हुआ मिल रहा है वो इनकी मेहरबानी की वजह से मिल रहा है ना। या तो मुझे पाकिस्तान मिला था जो आपने अभी शॉर्ट्स दिखाए, उसके अंदर दूध की नहरें बह रही थी, सब नौकरी पे थे, पेट्रोल 5 रुपए था, आटा जो था वो 2 रुपए था, घी दाल आलू अंडे जितनी भी चीज़ें वो आम अशिया की हैं वो 2-2 रुपए की मिल रही थी। और पाकिस्तान जो था वो इंग्लैंड से भी आगे था और पाकिस्तान के मसाइल भी नहीं थे। ये अगर आप मुझे कह सकते हैं और दिखा सकते हैं 65 साल में तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। लेकिन जब आप मुझे मुल्क देंगे इस हालत में कि उसका दिवालिया हो चुका हो, 30,000 अरब रुपए के कर्जे उस पर चढ़ चुके हो, सूद देने के लिए पैसा ना हो, इनकम हो, कमाई हो 2 रुपए की, देने हो 200 रुपए, तो मैं फिर किसका रेफरेंस दूंगा? और देखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आवाम ने खत लिखकर खान साहब को हुकूमत नहीं दी थी कि आए और पाकिस्तान को ठीक करें। खान साहब 22 साल से ये अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, महंगाई को हम कम करेंगे। पुरानी हुकूमतें कर्जे ले रही हैं तो हम कर्जे नहीं लेंगे बल्कि कर्ज उतार देंगे। इससे पहले जितने हुक्मरान हैं वो चोरी करते रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और हम आएंगे, कोई चोरी नहीं होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि चोरी रोक दी जाए तो हम अमेरिका से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मईशत को हम ऐसा कर देंगे कि लोग साबिक हुक्मरानों को भूल जाएंगे। तो ये मंजन किसी और ने नहीं, खुद उन्होंने बेचा था। तो इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने इन 2-2.5 साल में क्या किया? जब से हुकूमत में आए हैं एक ही राग लाप रहे हैं कि हमें पाकिस्तान तबाह हाल मिला। तो अगर ठीक नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत में क्या लेने आए हैं? सिर्फ वजारतें इंजॉय करने और चीनी अद्वियात गंदम उसमें माल बनाने या फिर अवाम में सियासी तकसीम पैदा करना, ये सब तो खान साहब का एजेंडा नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब तो खान साहब, उनके साथी उनसे भी 2 हाथ आगे नजर आते हैं। खान साहब इक़्तिदार का तकरीबन निस्फ मुकम्मल कर चुके हैं और अभी तक जो उन्होंने एक बड़ा काम किया है वो तिजारती खसारा कम किया है। उसके अलावा 14,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। महंगाई में इतना इजाफा हो चुका है जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। ग्रोथ रेट मनफी किया। तो इसके अलावा और क्या किया है? अब तो खुद हुक्मरान जमात के वुज़रा और सपोर्टर ये समझते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं। अब जहां तक ये बात कि पाकिस्तान में कभी 5 रुपए लीटर तेल बिका है या 2 रुपए की कोई चीज मिली है या नहीं मिली, तो तारीख उठाकर देख लें कि पाकिस्तान एक जमाने में महंगाई बिल्कुल 0 लेवल पे थी और चीजें बहुत सस्ती मिलती थी। थोड़ी सी भी महंगाई होती थी, 1 आना या 1 टका या 10 पैसे या 4 आने, तो हुक्मरान के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाते थे। अयूब का और भट्टो साहब का दौर अगर किसी को याद हो तो वो आपको ये हकायक बता सकता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और वज़ारत इत्तलात में तब्दीलियां हुई। फेडरल मिनिस्टर रही हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, वो आजकल हो गई हैं पंजाब की मावने ख़ुसूसी बराए इत्तलात। और इस तब्दीली के ऊपर बहुत से लोग हैरान हैं। डॉक्टर साहबा को करप्शन के इल्ज़ामात में निकाला गया था और अब उन्हें दोबारा अपॉइंट किया गया, तो इस पर सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा पीटीआई की बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वो उसको कैसे डिफेंड कर रही हैं, वॉच दिस। अंदलीब अब्बास साहिबा चले, वजह तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं कि ये जो तब्दीली की बातें थी, मेरा मतलब तब्दीली इस तरह तो नहीं होनी थी। तब्दीली तो ये थी कि आप पहले एक शख्स आता है, उसके बाद आप उसको हटाते हैं, उसके बाद आप एक तो उसको दोबारा लगाते हैं और उसके बाद आप दोबारा हटा देते हैं। मेरा मतलब ये किस किस्म की प्लानिंग है? 2.25 साल के अंदर 2 दफा, 2.25 साल के अंदर 2 दफा एक शख्स एक ओहदे पे रख के फिर हटा दिया जाता है। फिरदौस आशिक अवान को हटा दिया जाता है। पहले एक तो उनके ऊपर बड़े सवेर किस्म के करप्शन एलिगेशंस हैं, इसके बावजूद उनको जो शख्स फेडरल के अंदर फेल हो गया, जो शख्स वहां पे काम ना कर सका, उसको वजीर आला पंजाब की काबीना में शामिल कर लिया गया। मतलब ये किस किस्म की आइडियोलॉजी है, ये किस किस्म की प्लानिंग है? डज इट मेक एक्चुअली एनी सेंस? मैं इस पर नहीं जा रहा कि वजूहात क्या, लेकिन डज इट एक्चुअली मेक एनी सेंस कि किस तरह लोगों को हटा दिया जाता है और क्यों उनको लगा दिया जाता है? इट इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। ये एब्सोल्यूट सेंस बनाता है, क्योंकि आप इदारे देख ले, चाहे अमेरिका में, यूके में, आपने देखा होगा कि ब्रेक्सिट में उन्होंने अपने 3 हेड्स ऑफ बदल दिए। पहले वो कैमरॉन था, फिर टेरेसा मे आई, फिर बोरिस जॉनसन आया, और उन्होंने सारे, वो जो साजिद जावेद था वो पहले होम में था, फिर उसको कहीं और लगा दिया गया, फिर वो उसको वापस लाया गया। ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, हर जगह होती है। लेकिन यहां अगर आप ये कहें हाँ कि जी ये तो समधी है तो इसने रहना 25 साल यहां, जब तक ये मफरूर ना हो जाए, इश्तेहारी ना हो जाए, इसको हमने रखना है, ये इकॉनमी तबाह करे, ये फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स फ्रीज करवा दे, ये 24 बिलियन डाल के डॉलर को होल्ड करके एक्सपोर्ट्स का बेड़ागर्क कर दे, लेकिन ये समधी है, इसको यहां रहना है। ठीक है, नो वे। ओके, ये सारी दुनिया में ऐसा होता है और होना चाहिए। ठीक है। और ये जो बाकी भी जितने लोग काबीना के अंदर, चाहे पंजाब में या विफाक में, वो भी ध्यान रखें, उनके साथ भी इस तरह हो सकता है, हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। ठीक है। हाँ साहब, तब्दीली लेकर आए तो मुसीबत, ना लेकर आए तो लोग खुश नहीं, तो जाए कहां? हाँ साहब ने तो नारा ही तब्दीली का लगाया था। अब पता नहीं लोगों ने क्या क्या अज्यूम कर लिया, क्या क्या समझ लिया। कुछ लोगों ने शायद उसे अपने हालात की तब्दीली से ताबीर कर लिया था, लेकिन असल में तो तब्दीली यही है कि किसी को एक जगह टिक कर काम नहीं करने देना। अगर कोई टिक कर काम करेगा तो इस बात का खदशा रहेगा कि कहीं वो डिलीवर ना करने लग पड़े, तो बेहतर है उसे तब्दीली के अमल से गुजारा जाए। और बात सिर्फ वुज़रा या सियासतदानों की नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है। चीफ सेक्रेटरी और आला पुलिस अफसरान तो इतने बदले गए हैं और इतनी रफ्तार से बदले गए हैं, इतने तो कोई बंदा कपड़े नहीं बदलता। वैसे भी खान साहब अभी इस बात का फैसला तो कर नहीं सके कि वो मुल्क में कौन सा निज़ाम हुकूमत चाहते हैं, मदीने का, ईरान का या चीन का, और अब उसमें लंदन का मॉडल भी शामिल कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में तो तहरीक इंसाफ के तर्जमान और वो लोग हैं जो हुकूमत को डिफेंड करते हैं, उन्हें हर बात को जस्टिफाई करना पड़ता है और हर मुल्क की तारीख से बाखबर रहना पड़ता है। अब पता नहीं खान साहब कब कोई ऐसा काम कर गुजरे, कोई ऐसा बयान दे दे जिसे जस्टिफाई करने के लिए किसी और मुल्क की मिसाल देना पड़े। और ये भी याद रहे कि किसी शख्स को हटाए जाने की वजह उसकी नाकामी हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो दोबारा उस शख्स को कभी कोई अहम ओहदा न दिया जाता। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस बात का एतराफ कर लिया है कि अद्वियात की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए कि फ्लू के सीजन में एंटीबायोटिक खरीदना मुश्किल हो गया है। अद्वियात 300 से 400% महंगी हो गई है। क्या हुकूमत को इस बात का इदराक है? जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस लाल जान खटक पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लेबार्ट्रियों में टेस्टों की कीमतों के तयन के हवाले से एक अहम केस की समाअत की। डायरेक्टर ऑपरेशन ने अदालत को बताया कि लेबार्ट्रीज में टेस्टों की कीमतों के तयन के लिए BOG बना दी गई है, जिस पर जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए
एक साल में सिर्फ BOG बनाई गई है। ये सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतहाई संजीदा मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा है। आप लोग करते क्या है? हुकूमत के हर इदारे को नोटिस दे तब आप काम करेंगे। क्या चेयरमैन मीटिंग में सिर्फ चाय पीने के लिए आते हैं? जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि 100 और 200 रुपए में होने वाले टेस्ट हजारों में हो रहे हैं। फ्लू का सीजन आ गया है। इस सीजन में एंटीबायोटिक की दवा खरीदना मुश्किल हो गया। अद्वियात की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजूहात क्या है? अद्वियात 300 से 400% महंगी हुई। क्या हुकूमत को इस बात का इदराक है? मीडिया वाले ज्यादा अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। हमें मीडिया से पता चलता है कीमतें कम है या ज्यादा। मीडिया वाले बहादुर लोग हैं जो नोटिस में ला रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बनती है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने आज पेशावर हुकूमत को यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस हवाले से खासी झाड़ पिलाई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।